दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। भारत में जाति जनगणना को लेकर हमेशा से ही एक अजीब तरीके के विमर्श की स्थिति बनी रही है और विमर्श का स्तर कई बार राजनीतिक दायरे से बाहर निकलकर किसी न किसी नफरती जंजाल में फंसता रहा है। क्या जाति जनगणना के पक्ष में जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या इस देश को वो बांटना चाहते हैं, या जाति जनगणना के विरोध में जो बोल रहे हैं, क्या वो सांप्रदायिक लोग ही हैं जो जाति जनगणना के विरोध में बोल रहे हैं? और जब जाति जनगणना की बात आती है तो उसमें सामाजिक और आर्थिक शब्द भी जुड़ा हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, बिहार में यही गणना की गई, जाति गणना, जिसमें सामाजिक और आर्थिक आधारों को भी शामिल किया गया और उसी आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उस रिपोर्ट में यहाँ तक दिखाया गया कि जिन्हें जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उन जनरल कैटेगरी के अंदर भी 25% यानी एक चौथाई के करीब लोग गरीबी रेखा से नीचे है। बात पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की हो तो 33% यानी एक तिहाई से ज्यादा गरीबी वहां थी। और बात यदि शेड्यूल कास्ट की जाए तो 40% से ज्यादा गरीबी बिहार में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के बीच देखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर भी कमोबेश इसी तरह की आशंका व्यक्त की जाती है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों को छोड़ दें या दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में कमोबेश ऐसे ही आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। चुनाव में मुद्दा भी बनता रहा है। मंडल कमीशन के बाद और खासकर 2010 में जब संसद में जाति जनगणना की मांग उठी, तब उस वक्त मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के एक बड़े कद्दावर मंत्री वीरप्पा मोइली, इन सब ने जाति आधारित जनगणना को सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ जोड़ते हुए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। बिहार में जो जाति गणना हुई, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, कास्ट काउंटिंग कह सकते हैं उसे, वो जो गणना हुई उस गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, एक एक आंकड़े सार्वजनिक किए गए और उसके बाद आरक्षण को भी बढ़ाया गया, जिसे अभी लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन बाद पटना हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुकूल नहीं मानते हुए रद्द कर दिया। हालांकि रद्द किए जाने के पीछे जो एक बड़ा कारण है वो ये भी माना जाता है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में 50% से ज्यादा आरक्षण को की इजाजत नहीं है। तब सवाल उठता है कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों? वहां तो कोई नवी अनुसूची जैसी चीज नहीं है। तो इस 9th शेड्यूल में डालने को लेकर बिहार का मामला कहां तक जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या सामाजिक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कितने बड़ी गले की हड्डी हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक चिंतक संदीप मनुधने जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस जाति जनगणना के तमाम पहलुओं को जब हम देखते हैं तो जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण की शुरुआत बिहार से 1978 में कर्पूरी फॉर्मूले के तहत की गई, ओबीसी और ईबीसी दो कैटेगरी में वो आरक्षण दिया गया, और कैसे कैसे दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग, बिहार की कैबिनेट मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई। पटना की कैबिनेट मीटिंग में तो कहा जाता है कि मारपीट हो जाती, तो उस कैबिनेट मीटिंग को जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर के बंगले पर दिल्ली में बुलाया गया ताकि मारपीट ना हो। शांति भूषण लॉ मिनिस्टर थे, वो भी वहां पर मौजूद थे उस वक्त जब वो कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इतनी रोचक घटना है। तब जाकर बिहार में ओबीसी आरक्षण आया, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मंडल कमीशन आया पिछड़े वर्गों के लिए, फिर नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में 2019 में ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए, अनारक्षित वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था हुई। और इन सब आरक्षण को देखते हुए कि क्या ये आरक्षण, जिसकी समीक्षा की जरूरत खुद मोहन भागवत बता चुके हैं, उस आरक्षण के लिए, उस आरक्षण की समीक्षा की क्या ये न्याय संगत है कि किसी वर्ग को अनुमान से कम या अनुमान से अधिक तो नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों पर और उनके आर्थिक विकास का एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए सरकार के पास जब आंकड़ों की जरूरत है तो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक गणना कराई गई। तो भला इसमें कौन सी ऐसी विसंगति है जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरीके से विरोध होता है? बहुत व्यापक विषय है। हाँ, विषय की आई होप मेरी आवाज बराबर आ रही है जी। बहुत ही व्यापक विषय है और हम इसको पूरी व्यापकता में, समग्रता में ही आज हैंडल करेंगे, डील करेंगे। देखिए, जब हम आरक्षण की बात करते हैं, संविधान के निर्माताओं ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि 2000 साल से ज्यादा लंबे से चले आ रही जाति व्यवस्था के दंश ने और उनकी बेड़ियों ने
भारत के 70 से 80% समाज तक कुछ मौके कभी पहुंचने दिए ही नहीं थे, और कुछ समय के लिए तो ये बहुत आवश्यक था कि एक पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन सरकार की तरफ से हो शिक्षा में और नौकरियों में। उसके बिना वो वर्ग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए हमारे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 इत्यादि में जब ये व्यवस्थाएं दी गई तो उसमें लिखा गया कि आरक्षण दिया जाएगा SEBC के आधार पे। कहानी यहां से शुरू हुई थी। अब ये जो SEBC था, ये सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस था, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। इसमें जो ई है, कई लोग उसमें बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, वो एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो हम सबसे पहली चीज ये समझ ले, संविधान में जो व्यवस्था है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे आरक्षण की है ही नहीं। वो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में 10% EWS लाके उस पूरी व्यवस्था की अवधारणा को सर के बल पलट दिया, और EWS का 10% आरक्षण देके 50% की लिमिट को तोड़ के 60% ऑलरेडी कर दिया गया है। लोग बड़ी चतुराई से ये बोलने से संदीप जी, हाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ। जी। जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में OBC वर्ग के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसमें 8% डोमिनेंट OBC के लिए और EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 12%। उसी वक्त इन्होंने 3% आरक्षण 3% जनरल कैटेगरी के पुअर लोगों के लिए उस वक्त भी उन्होंने की थी, जो न्यायालय में नहीं टिक पाया था। वो आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने भी दिया था, जो टिक नहीं पाया था, और नरसिम्हा राव ने भी ऐसी बातें कही थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। जी बिल्कुल। तो अब हमने बात EWS तक हम आए। अब मैं थोड़ा सा ध्यान बिहार के कास्ट सर्वे अर्थात कास्ट सेंसस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, और यहां से अब हम बारीकी से इतिहास में उतरने का प्रयास करेंगे। जब अक्टूबर नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने 12 करोड़ लोगों का घर घर जाके सर्वे किया, ये 2011 में कांग्रेस की UPA सरकार के द्वारा किए गए SECC के बाद का दूसरा सबसे बड़ा प्रयास था। 12 करोड़ लोगों का सर्वे करना, उनकी पूरी सूचियां बनाना, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को कुछ हद तक उसमें मैप करना, कौन गवर्नमेंट सेक्टर में है, कौन प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड, कौन उसमें से अन्य सेक्टर जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मर्स और लेबरर्स। तो इस पूरे सर्वे में इन्होंने 6 सेक्टर्स के बारे में पूरी लिस्टिंग की, और ये 6 सेक्टर्स में फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूं। सरकारी नौकरियां, निजी संगठित, निजी असंगठित, स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड, किसान और मजदूर। और इसमें इन्होंने जनरल कैटेगरी यानी कि उच्च हिंदू जितने भी समाज के लोग हैं, और साथ ही साथ मुसलमानों में अशराफ भी काउंट किए गए हैं, बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सबको लिया। और मुसलमान जितने भी थे उनमें से ज्यादातर BCs और EBCs पे कवर हो गए, और जो उसमें फॉरवर्ड कास्ट है मुसलमानों की, वो सारे के सारे अशराफ। दो ही कैटेगरी है बिहार में, एक जनरल और एक EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड, दो ही कैटेगरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें कवर हुए। बिल्कुल सही, आपने सही करेक्शन किया। अब हुआ ये कि जब नीतीश कुमार की सरकार ने 50% से बढ़ाकर 65% का आरक्षण किया, तो जो पहले से विरोध करते आ रहे थे कास्ट सेंसस सर्वे का भी, और इसके आधार पर लिए जा रही एक्शन का भी, यानी रिजर्वेशन बढ़ाएं, उसको इकोनॉमिक से सेंसस से लिंक करें, उसके आधार पर लोगों को पैसा देना शुरू करें, उन्होंने फिर से पिटीशन दाखिल की। और बिहार हाईकोर्ट ने कुछ तर्क देते हुए, जिन तर्कों में थोड़े बहुत हम यहाँ पर मत भिन्नता आज प्रकट करेंगे तर्कों के आधार पर ही, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया कि ये तो गलत है। क्यों गलत है? उन्होंने कहा 50% की सीमा आपने भंग कर दी। उसके अलावा आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात कैसे कर सकते हैं? संविधान में और सुप्रीम कोर्ट तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, ये दूसरा तर्क दिया गया। इस सब पर मैं भी आऊंगा, एक एक टर्म बताऊंगा। और तीसरा, उन्होंने यही कहा कि इससे मेरिट और एफिशिएंसी पे फर्क पड़ जाता है। यही तर्क बार बार दिए जाते रहे हैं, अखबारों में, मीडिया में, कोर्टों में, लेकिन इनमें से एक भी तर्क सत्य की कसौटी पे, तथ्य की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। अब हम देखते हैं कि कैसे। देखिए, हमारी जुडिशरी में एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेरी डिसाइसिस।
स्टेरी डिसाइसिस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब यह होता है कि आने वाली कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये पूरा प्रयास करेगी कि किसी मामले पर पिछले दिए गए निर्णय को ही आगे मानते हुए हम काम करें, उसको पलटे नहीं जब तक कि कोई बहुत नया तथ्य हमारे सामने नहीं प्रस्तुत कर दिया जाए। इसको कहते हैं स्टेरी डिसाइसिस, और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन रिजर्वेशन के मामले में दिक्कत कहां आ जाती है अभिषेक जी, जो आपके सारे व्यूअर्स को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स लगाते आए हैं। अब ये स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी की डॉक्ट्रिन क्या होती है? स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी यानी बहुत ही कड़ा परीक्षण, ये एक सिद्धांत है जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के किसी भी मामले में लगाते हैं। यकीन मानिए इसी स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी सिद्धांत के आधार पे जाटों, गुज्जरों, मराठों, पाटीदारों और मुसलमानों के लिए अलग अलग समय पर लाए गए अतिरिक्त आरक्षण को रद्द किया गया है। उसके मूल में था कि ये स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी सिद्धांत पे खरे नहीं उतरते। लेकिन बिहार में 12 करोड़ लोगों का सेंसस हुआ था। जाटों, गुज्जरों, मराठों, पाटीदारों, मुसलमानों को जब दिया गया तो कोई एक रिपोर्ट साथ में संलग्न नहीं की गई थी। अप्रोक्सीमेट बातें हो रही थी 2011 के सेंसस पे। मोदी जी ने तो 2021 का सेंसस तक अभी तक नहीं कर पाया। भगवान जाने वो कब करवाने वाले। पूरा देश बिना सेंसस के चल रहा है अभिषेक जी। खैर, इस बार नीतीश जी और तेजस्वी जी ने जब 12 करोड़ लोगों का बारीक सेंसस करा के विधानसभा में एक मत से उस नए कानून को पारित करा के 50 से 65% आरक्षण किया, तो इस पर किसी भी तरह की जुडिशियल स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी तो बनती नहीं है, क्योंकि ये वही जुडिशरी है जो बार-बार जी ये वही जुडिशरी है अभिषेक जी जो बार बार ये बोलती आई है कि अगर आप आरक्षण बढ़ाते हैं तो पहले आंकड़े लाइए। तो आंकड़े तो ले आए ना, और उन आंकड़ों में ये दिख रहा है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये निर्णय मूल रूप से बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। इसी से जुड़ा मैं एक बहुत मजेदार सवाल आपके दर्शकों के सामने रखता हूं। देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जब मोदी जी 10% का आरक्षण इनके लिए लेकर आए, संविधान संशोधन से लेकर आए, तो उन्होंने पूरी तरह से ये कहा कि इसमें जो पहले से आरक्षित वर्ग हैं, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज हो गए, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो बचे कौन? हिंदू अपर कास्ट यानी जनरल कैटेगरी के लोग और माइनॉरिटीज के लोग, जिनको अलग से कहीं नहीं दिया गया होगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस का पिछले 5 साल का ब्रॉड लेखा जोखा देखें, सरकार तो रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती है, लेकिन जानकार लोगों से बात करें तो 90% हिंदू अपर कास्टों को ही उसके अंदर आरक्षण मिला है जी। अब इकोनॉमिक बेसिस पे तो मिला है, मुस्लिम को भी मिला जी है। हाँ, मैंने माइनॉरिटीज बोला था जी, मैंने अभी माइनॉरिटीज बोला भी था, लेकिन वो एक बहुत छोटा प्रतिशत है जो उसमें जा रहा है, मेनली हिंदू अपर कास्ट है। अब यहाँ पे एसईबीसी की बात आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन में तो एसईबीसी का था। तो चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी जी की मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, संसद से उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस पार भी करा लिया। मेरा असली सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि जब ये ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब इसको चैलेंज करती हुई पिटीशंस लगी, तो स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी सिद्धांत अप्लाई ही नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई आंकड़े, कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी ही नहीं कि जो ईडब्ल्यूएस के लायक माने गए हिंदू अपर कास्ट और मुसलमान और दूसरे, उनकी आबादी इतनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पहले दिए गए निर्णयों को, जिसमें कहा गया था कि आप बिना आंकड़ों के, बिना क्वांटिटेटिव सपोर्ट के आरक्षण बढ़ा नहीं सकते, तो 10% ईडब्ल्यूएस को आपने कैसे जायज ठहरा दिया? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट लंबे समय से चली रही है कि ये कैसे इसको जायज ठहरा दिया। और साथ ही साथ एक और बहुत बढ़िया मजेदार तर्क सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस मामले में दिया, जब उसको वैधानिकता को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिकता को सही ठहराया। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो 50% का हमने नियम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनली 1962 में एमआर बालाजी मामले में, इंदिरा साहनी मामला तो 30 साल बाद आया, एमआर बालाजी मामले 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने
जी, ये कहा था कि भाई 50% से ज्यादा, वो नियम, वो परिपाटी केवल SC ST OBC आरक्षण पे लागू होगी, EWS पे लागू ही नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मैं इस सोच में पड़ा हूं कि ये कौन सा तरीका है कि जिसमें आप EWS पर वो 50% लागू नहीं करेंगे, SC ST OBC पे लागू करेंगे, और उस तर्क पे आधार पर बिहार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की उस परिपाटी को उठाकर कैंसिल कर देगा 65%। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी कुछ गड्ढा-मड्ढा हो चुका है और इसको अब समग्रता में देखने की जरूरत है। तो आप अगला सवाल पूछना, फिर मैं वापस इन तथ्यों पर। संदीप जी, इसमें 2-3 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में। एक तो ये है, जैसे स्वाभाविक है कि मैं एक जनरल कैटेगरी से आता हूँ, एक पत्रकार के से अलग हट के एक नागरिक के तौर पर मैं देखता हूँ, तो मेरा जन्म एक सामान्य वर्ग के परिवार में हुआ और जनरल कैटेगरी के लोगों में आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है। उनके लिए वीपी सिंह और अर्जुन सिंह इस देश के सबसे बड़े विलेन हैं। मैं एक वास्तविकता आपको बता रहा हूँ, कहीं भी जाए तो। बिल्कुल। आरक्षण को लेकर कई जगह ये भ्रांति है कि गरीबी दूर करने का माध्यम है, लेकिन सवाल गरीबी से आगे बढ़कर ये भागीदारी का हो जाता है। आज भी देखिए, सेक्रेटरी रैंक की बात जब राहुल गांधी करते हैं या दूसरे लोग जब करते हैं कि कितने सेक्रेटरी ओबीसी है, तो थोड़ी सी मतभिन्नता हालांकि उस मुद्दे पर मेरी व्यक्तिगत तौर पर होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डीओपीटी का रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग जब तक आपकी 30 साल की सर्विस नहीं होती है बतौर आईएएस अधिकारी, तब तक आप सीएस रैंक कैबिनेट सेक्रेटरी, ये चीफ सेक्रेटरी रैंक में नहीं पहुंचते। चीफ सेक्रेटरी रैंक में एक आईएएस जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक केंद्र में वो किसी भी मंत्रालय का सेक्रेटरी नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई है। तो पहला बैच तो मंडल कमीशन 90 में लागू हुआ, फिर उस पर रंगनाथ मिश्रा के समय में उसी समय स्टे लगा। इंदिरा साहनी का मामला आया कोर्ट में, क्रीमी लेयर का सिद्धांत पारित हुआ, 92 में फैसला आया। पहला बैच जो यूपीएससी का निकला मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद, वो 94 में निकला, और 94 की 1 सितंबर को जो बैच जाकर मसूरी में ट्रेनिंग के लिए गया होगा, जिसका सर्विस पीरियड उस दिन से शुरू हुआ होगा, वो इस साल 2024 में 31 अगस्त को जाकर सेक्रेटरी रैंक में पहुंचेगा। ये एक सच्चाई है। जो बातें राहुल गांधी कहते हैं या दूसरे लोग भी कहते हैं कितने सेक्रेटरी ओबीसी हैं, कितने SC ST हैं, SC ST का आरक्षण तो चलिए पहले से है, वो सवाल बनता है। ओबीसी वाला मामला अगर सेक्रेटरी रैंक में 2024 से 25 से कम बनना शुरू होगा, तब एक मुद्दा बनेगा। लेकिन सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो सामाजिक विषमता और सामाजिक वैमनस्य बढ़ने की जो बातें लोग करते हैं, ये सामाजिक वैमनस्य आखिर बढ़ता क्यों है? क्या समाज को आरक्षण के मुद्दे पर अब तक जागरूक नहीं किया गया, या कोई और कारण है? अभिषेक जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। तो आइए मैं आज कुछ भ्रांतियों को तोड़ देता हूं हमेशा के लिए। आरक्षण गरीबी हटाओ योजना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। रिजर्वेशंस आर नॉट अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। आरक्षण सामाजिक उन्नतीकरण का कार्यक्रम है, सामाजिक बराबरी बनाओ का कार्यक्रम है, सामाजिक रूप से दबे कुचलों के लिए दरवाजे खोलने का कार्यक्रम है। Reservations are a way to open doors for the socially depressed people who for centuries could not even enter certain doors. तो ये पहली भ्रांति हमने तोड़ दी। तो अब यहाँ कई जनरल कैटेगरी के यानी उच्च जाति के लोगों के सवाल होते हैं कि भाई आरक्षण गरीबी हटाओ क्यों नहीं है? अरे वो इसलिए नहीं है कि उसके लिए राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार सैकड़ों दूसरी योजनाएं चलाती हैं। स्कॉलरशिप की योजनाएं, पेंशन की योजनाएं, महिला सपोर्ट की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, मैं 50 योजनाएं यहां गिना सकता हूं 2 मिनट में। वो गरीबी हटाओ योजना है जो जाति धर्म देखकर नहीं दिया जाता, नागरिकता देख के दी जाती है। लेकिन आरक्षण SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में कहा जाति एक बहुत बड़ा सूचक है, अकेला सूचक नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा सूचक है, उस पर आरक्षण दिया जाता है। तो ये पहली भ्रांति हमने तोड़ दी। अब इसके बाद किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, यही सत्य है, तकनीकी सत्य। आइए दूसरे मिथ को, दूसरी भ्रांति को तोड़ दिया जाए कि आरक्षण तो लिमिटेड 10 साल के लिए दिया गया था। अरे भाई ये झूठ है।
आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण पर कोई 10 साल की लिमिट नहीं थी। वो तब तक दिया जाएगा जब तक समाज में जाति का दंश समाप्त न हो, सारे लोग एक बराबर या मोटे तौर पर एक बराबर न हो जाए। तो फिर ये 10-10 साल में आगे क्या बढ़ता है? वो राजनीतिक आरक्षण है। सांसद और विधायक के जितने भी पद आरक्षित पद होते हैं, उनके लिए 10 साल की सीमा दी गई थी, जिसको अभी तक 8 या 9 बार 10 सालों के लिए संविधान संशोधन से आगे बढ़ाया गया है। मोदी सरकार ने उसको 10 साल आगे बढ़ाया है। तो ये हमने दूसरी भ्रांति भी यहां पर तोड़ दी कि आरक्षण लिमिटेड समय के था। लिमिटेड के लिए नहीं था। अब मैं अगली 2 तकनीकी भ्रांतियों पर आता हूं। इस पर आपके दर्शक विशेष ध्यान दें। पहली भ्रांति होगी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वर्सेस एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाम समुचित प्रतिनिधित्व। और चौथी भ्रांति जो आज हम समझेंगे और तोड़ेंगे, ये 50% की लिमिट का आखिर चक्कर है क्या? और पांचवी भ्रांति संदीप जी, बड़े समाजवादी नेता थे मधुलिमय जी, वो खुद क्रीमी लेयर की थ्योरी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि नहीं, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर यानी जो उनमें जो संपन्न तबका है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जिसको इंदिरा साहनी जजमेंट में उसको क्लब कर दिया गया था पिटीशन में। देखिए, ऐसा है कि ये तो मैं भी एग्री करता हूं कि बिहार सेंसस के बाद जो आरक्षण बढ़ाया गया, उसमें जो आंकड़े अगर हम सारे पढ़ें तो बैकवर्ड क्लासेस को थोड़ा सा आनुपातिक ज्यादा मिल गया है। उनको थोड़ा सा, उसमें जो सबसे फॉरवर्ड है बीसीज में, उनका थोड़ा कम करके ईबीसीज को ज्यादा दिया जा सकता है। वो थोड़ा एडजस्टमेंट होना चाहिए भी, उस पर हम आते हैं। तो हम अगले 3 जो मिथक है उनको तोड़ते हैं। पहले 2 तो हमने तोड़ दिए, अब हम थोड़ी तकनीकी गहराइयों में जाते हैं, बहुत मजा आएगा। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का इश्यू क्या है? बिहार हाईकोर्ट ने अभी ये कहा, इस पूरे को खत्म करते हुए 65% को, कि भाई आप तो ये बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, इसी फॉर्मूले के आधार पे सारा काम होगा, जितनी आबादी उतना हक। तो ये तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। अब हम समझते हैं ये बात है क्या। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जितनी आबादी उतना हक। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 और 16 बात करते हैं इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नामक बीमारी को दूर करने की। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है असमुचित प्रतिनिधित्व दूर करने के लिए आरक्षण दिया जाएगा जी। तो कितना दिया जाएगा? संविधान ये नहीं कहता कि आनुपातिक दिया जाएगा, लेकिन अगर आनुपातिक दिए बगैर समुचित नहीं हो सकता है तो आनुपातिक ही देना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ये जो प्रोपोर्शनेट वर्सेस स्पेसिफिक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का आर्टिकल 15 और 16 का झगड़ा है, वो यहीं पर आके कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट ने, आप प्रोपोर्शनेट नहीं दोगे मतलब आनुपातिक आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें तो एडिक्वेट का बोला, एडिक्वेट तो हो चुका है, एडिक्वेट नहीं हुआ है। और आंकड़ों ने ये बताया कि जिस तरह के प्रोपोर्शंस में है, यहां पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार कास्ट सर्वे ने एक बहुत बड़ी गलती की। गवर्नमेंट नौकरियों में जनरल कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी, एससी एसटीज का ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी का बाइफर्केशन नहीं निकाला। अगर वो निकाल लेते तो ये पता चल जाता कि ईबीसी, एससी और एसटी मैक्सिमम ग्रेड सी और डी वाली नौकरियों और सफाई कर्मचारियों में है। ग्रेड ए और कारण ये रहा संदीप जी, मैंने बात की थी इस पर, बिहार में जो लोग सेंसस जी सीनियर ब्यूरोक्रेट से मैंने बात की थी, तो ये इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पहला बैच 94 से आता है ओबीसी आरक्षण का, बिहार में ये 79 से आता है, 79 से जी, और इसको तकरीबन अब 45 साल, 44-45 साल हो गए, यानी पहली पीढ़ी जो आई होगी ओबीसी आरक्षण या ईबीसी आरक्षण की, वो कब का रिटायर कर चुकी है। अब उसके आगे की पीढ़ी चल रही है, तो उसको गिनने का मतलब नहीं था, क्योंकि अब पुराने लोग 78 के पहले वाले लोग तो नौकरी में है नहीं, ये तो क्लियर है। 78, 79 के पहले के लोग तो नौकरी में है नहीं, तो उस फॉर्मूले से आ रहे हैं। इस उनका तर्क था, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, इस पर मैंने बात की थी जी। अब आगे आप कह रहे हैं। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम वही आ रही है ना कि हाईकोर्ट ने तो इसी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को ही तर्क बना के खारिज कर दिया 65%।
प्रॉब्लम बिहार में यह है अभिषेक जी, जो बाकी के बहुत सारे राज्यों में, हम बिहार पे बात कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस इंडिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और INDIA इंडिया अलायंस के लोगों ने पूरे भारत में कास्ट सेंसस करवाने का वादा किया है। तो जो समस्याएं आज बिहार में आ रही हैं, ये कल को पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर आएंगी। तो इसलिए आज हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक चर्चा बिल्कुल नहीं समझे कोई, ये पूरे भारत की चर्चा है। देखिए, बिहार में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी सारे मिला लें तो 85% आबादी पूरी, और नौकरियों में प्रतिनिधित्व उसके हिसाब से अनुपातिक बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एडिक्वेट भी नहीं है। और इसलिए इस तर्क को संख्या के आधार पे बहुत ज्यादा ड्रिल डाउन करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं बिहार हाईकोर्ट के उस proportional representation is not acceptable because article 15 and 16 talk about inadequacy and not proportionate, वो मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह सही नहीं मानता हूं। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं इस पे, लेकिन मुझे वो बहुत सही नहीं लगता है। और खासतौर पर EWS वाले 10% का ही मैं अगर तर्क लूं, कौन सा सर्वे हुआ था, कौन सा एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी की स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी की टेस्ट लगाई गई की बात कर रहे हैं संदीप जी। जब संसद में सवाल उठा, मैं उस बात को देख रहा था, जब ये सवाल पार्लियामेंट में उठा तो रामविलास पासवान उस वक्त मंत्री थे नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में 2019 में, और उन्होंने कहा कि हम लोग तो सरकार में शुरू से रहे हैं, पिछले 35-36 साल पहले से सरकार में है, यानी पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे। उन्होंने ऐसे ही कहा कि सरकार में क्या होता है कि जब किसी काम को टालना है तो कमेटी बना दो। आप यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं उस स्पीच को रामविलास पासवान के, और जिस काम को करना है उसको कर दिया जाए। तो ये उसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए हम लोगों ने 10% आरक्षण दिया है, क्योंकि गरीबी सब जगह है। और सीधे सीधे रामविलास पासवान ने भी गरीबी से जोड़ा। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि रामविलास पासवान जिस तबके का प्रतिनिधित्व करते थे, जिस तबके से वो आते थे, उस तबके में तो क्रीमी लेयर जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और वहां यदि क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था हो जाती 1947-48 में, तो शायद इस देश में नहीं। तो सीधी सी बात है कि आज की तारीख में ST तबका कम से कम समाज की मुख्य धारा में आ चुका होता, अगर उसमें 1/3 महिला आरक्षण हो जाता और क्रीमी लेयर उसको हटा जाता, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नेता ही नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो मैं आज महिला आरक्षण वाले मुद्दे को गहराई में टच नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए तो एक पूरा अलग से कार्यक्रम ही करना पड़ेगा। लेकिन अब हम आते हैं हमारे चौथे मुद्दे पर, जो चौथा एक मिथक है उसको तोड़ते हैं। 50% लिमिट वाला पूरा ये जो इशू है, ये आखिर है क्या, और अंत में हम मेरिट और एफिशिएंसी की बात करेंगे। देखिए, 50% की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में MR बालाजी केस में पहली बार कहा था कि भाई 50% से ज्यादा मत करो, ये एक ठीक बैलेंस के लिए काफी होगा। 1962 में कहा गया था। और बिहार हाई कोर्ट ने अभी 2024 में भी उसी 1962 वाले तर्क को ही चलाया। अब ये जो MR बालाजी वाला केस था, ये आगे कई बड़े बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि देवदासन मामला 1964 में आया, उसमें भी यही 50% की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने सही मानी। NM थॉमस मामला 1976 में आया, उसमें भी सही मानी। और इंदिरा साहनी का जो ओबीसी वाला बहुत ही बड़ा मामला 1992 में हुआ, जो हर कोई पढ़ चुका है, बात कर चुका है, उस पर भी इसको सही माना। और 1992 में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक जाके ये कहा कि हम ये मानते हैं कि 50% की लिमिट होनी तो चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मामलों में इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है। और अगर कोई रीजन देश की मेन स्ट्रीम में नहीं है, कोई क्षेत्र राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं है, तो आप वहां 50% की सीमा को तोड़ सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 92 में। तो क्या बिहार देश की मुख्य धारा में नहीं है? अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखता हूं जिसके तर्क पे आधार पे ये तर्क दिया जा सकता है कि बिहार नहीं है मुख्य धारा में। समझिएगा, बहुत मजेदार बात है ये। बिहार का प्रति व्यक्ति औसत आय भारत में सबसे कम वाले स्तर पे है, 50,000 तो क्या ये राष्ट्रीय मुख्य धारा हुई? क्या नहीं हुई ना, औसत और औसत के ऊपर होगी ना। पूरे देश की तो ये मुख्य है 1.5 लाख के आसपास है एनुअल, और करंट प्राइस पर बिहार की 50,000 की लगभग। बिल्कुल। दूसरा, बिहार की कुल प्रजनन दर सबसे ज्यादा है भारत में, टोटल फर्टिलिटी रेट इज द हाईएस्ट। तो क्या ये मुख्य धारा है क्या? ये तो औसत से बहुत ऊपर निकल गई।
तो ये भी मुख्य धारा से। तीसरा, बिहार में केवल 12% शहरीकरण हुआ है, भारत का औसत 35 से 36% है, कोविड के बाद थोड़ा 1-2% कम हो गया है। तो क्या 12% मुख्य धारा है? तो जिस राज्य का प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे कम है, जहां पर प्रजनन दर सबसे ज्यादा है और जहां का शहरीकरण सबसे कम है, वो मुख्य धारा का राज्य किस पैमाने पे हुआ? तो मतलब नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको एक गली दी थी, उस गली का इस्तेमाल सरकार कर सकती थी, जो बिहार सरकार ने किया भी। और बिहार सरकार ने पूरी तरह से 12 करोड़ लोगों का सर्वे किया, रिपोर्ट छापी, विधेयक लाया और सर्वसम्मति से उस विधेयक को बीजेपी के भी सपोर्ट से असेंबली से पारित करवाया। तो फिर हाईकोर्ट ने इसमें जो कमियां देखी वो शायद गलत हो गई। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, 1992 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में मंडल कमेटी की रिपोर्ट में जो पिछड़ेपन के 11 मापदंड मंडल ने दिए थे, उनको यह बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द 11 यार्डस्टिक्स फॉर बैकवर्डनेस गिवन बाय मंडल कमीशन आर एक्सेप्टेबल। पिछड़ापन जांचने के मंडल आयोग के 11 मापदंड या मानदंड स्वीकार होंगे। तो वो तो सारे बिहार में फुलफिल हो रही हैं कंडीशंस। तो फिर हाईकोर्ट को उन 11 यार्डस्टिक्स को ओवरलुक करके स्क्रैप करने का निर्णय क्यों लेना पड़ा, ये एक जांच का विषय। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट अब अपने तरीके से करेगा। तो ये बात हो गई चौथे भ्रम की 50% लिमिट के। अब ये सारी तकनीकी बातें, लेकिन इन बातों को किए बगैर दर्शक समझ भी नहीं पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपके दर्शक बहुत अच्छे से तकनीकी बातें समझते हैं। अब हम आते हैं 5वें मिथ पर, मेरिट मेरिट मेरिट, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। एक तोता रट लगा के रखी जाती है कि अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हो गया देश तबाह हो जाएगा, क्योंकि मेरिट ही नहीं आएगी। कार्यकुशलता, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मान लिया ईडब्ल्यूएस है की कि कई राज्यों में ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी और से नीचे जा रही है। मैं तो अभी वो छेड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो मूल उसके फलसफे पे बात करता हूं, उसके तथ्यों पे तो आएंगे। ये कहना कि 50% से ज्यादा किया तो मेरिट तबाह हो जाएगा, इसका मतलब एससीज में, एसटीज में, ओबीसीज में मेरिट ही नहीं है, मतलब वो सारे बेकार लोग हैं। उनमें आपस में कोई कंपटीशन कभी हुई ही नहीं आगे आने के लिए, उनको तश्तरी में परोस के दिया जा रहा है। ये हम क्या बातें कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं, वसंत कुमार मामले में 1985 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चिन्नप्पा रेड्डी ने मेरिट आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ाते हुए लिखा था कि ये एक बकवास तर्क है और ये तर्क केवल वो अभिजात्य वर्ग देता है जो डरता है समाज के पिछड़ों को आगे आता देखकर। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी, 1985 वसंत कुमार केस। न केवल इतना, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कुछ साल पहले, जब वो न्यायाधीश ही थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, 2019 में उन्होंने ये कहा था कि मैं इस मेरिट के तर्क को बिल्कुल भी नहीं मानता, ये फ्रॉड तर्क है। और उन्होंने कहा मेरिट की सिर्फ एक परिभाषा होनी चाहिए। सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी आज के प्रधान न्यायाधीश ने। मेरिट मस्ट बी मेजर्ड एज अ सोशल गुड। अर्थात ये जो मेरिट की पूरी परिभाषा है, ये एक सामाजिक वस्तु, एक सामाजिक इकाई, सामाजिक बराबरी की इकाई के रूप में ही मेजर हो सकती है। अगर पिछड़े आगे आ रहे हैं वो मेरिट है, ये डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है। तो ये ध्वस्त हो गया सारा मेरिट। संदीप जी, मंडल कमीशन की सिफारिश जब नहीं थी, या हायर एजुकेशन में जो 2007 से आरक्षण है वो नहीं था, उसके काफी पहले से जेएनयू में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट था एडमिशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल से अगर कोई स्टूडेंट आता है, उसकी कोई भी जाति धर्म हो, उसको कुछ ग्रेस मार्क्स मिलते थे और बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हैं उसकी वजह से। जो डीयू वगैरह दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो जेएनयू में हुआ करता था, शायद आज भी है, तो पहले से एक्सेप्टेबल है। जो बात चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं, किसी दूसरे फॉर्म में एक्सेप्टेबल था वो पहले से। बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर मैं विशेष रूप से बिहार सेंसस की ही स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि बिहार का पर कैपिटा इनकम भी कम है, फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, शहरीकरण सबसे कम है, आंकड़े ये बताते हैं कि भाई ईबीसीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, और एससी एसटी सभी तरफ लैग कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड हो, प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड हो, फार्मर्स हो, लेबरर्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी जगह ये लोग पीछे हैं। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कवर होते हैं। तो 50 से बढ़ा के 65 करना न्यायोचित था। और मेरा ऐसा मानना है अभिषेक जी कि ये मामला अब जब सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अगर चंद्रचूड़ जी की बेंच में गया तो ये तो 1 घंटे में आर पार हो जाएगा, वो समझ जाएंगे कि क्या गलती हुई और ये तो लागू होना ही है। और देखिए, समय का जो जनरल डायरेक्शन दैट अवर कंट्री इज गोइंग, सामाजिक न्याय का ही भविष्य है। सोशल जस्टिस इज द फ्यूचर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक न्याय से विमुख होकर अब राजनीति नहीं कर सकती। उसके बहुत सारे कारण हैं। हम यहाँ जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद समाज में जो आर्थिक खाई चौड़ी होती चली गई, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, और कोविड के बाद जो ये और ज्यादा चौड़ी हो गई। और जो पीछे धकेले गए उसमें मैक्सिमम लोग, सारे नहीं, जनरल कास्ट के भी बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनका भी उत्थान होना चाहिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम 80-85-90% वही पिछड़े समुदायों के लोग रहे। एसईबीसी वाला जो हमारा डिस्कशन था। अब अगर कोई पार्टी ये सोच ले कि मैं इनको इग्नोर करके राजनीति कर लूंगी, ये नहीं होने वाला है। और मेरिट का आर्गुमेंट होल्ड करता ही नहीं है। मौका मिलता है, सही शिक्षा मिलती है, दरवाजे खुलते हैं, मेरिट अपने आप चमक के सामने आता है। तो हम उस एलिटिस्ट अभिजात के वर्ग पूर्ण परिभाषाओं के फेर में ना उलझें। अगर मैं अपने सारे तर्कों की एक छोटी सी समरी लूं तो वो ये होगी कि बिहार के सारे आंकड़े जो मेरे सामने अभी हैं, अगर मैं उनको देखता हूं तो वहां ऐसा लगता है कि बैकवर्ड क्लासेस के केस में थोड़ा सा कुछ फॉरवर्ड्स को अगर हटाया जा सके तो वो काफी रैशनलाइज हो जाएगा। लेकिन ईबीसीज, एससीज और एसटीज के लिए तो स्पेशल प्रोविजंस चाहिए ही चाहिए, वो होने ही चाहिए। उसके बिना तो यहाँ पर उत्थान होने से फिर बहुत दिक्कत होगी। और रही बात पैन इंडिया कास्ट सेंसस की, जितना जल्दी नरेंद्र मोदी साहब खुद उसका बीड़ा उठा लें, उतना जल्दी वो बीजेपी और आरएसएस का भला कर देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भारत की 10-12% जनरल आबादी है, अपर कास्ट हिंदूज और मुसलमानों में अशराफ वगैरह, वो मोदी जी से काफी खफा हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी आरक्षण को लाइक नहीं करते हैं। इसके ऐतिहासिक कारण हाँ आज बात कर चुके हैं, मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं। लेकिन अगर मोदी जी आगे बढ़ के बोले कि हाँ मैं मानता हूं ऑल इंडिया कास्ट सेंसस एक अच्छा विचार है और मैं खुद करवाऊंगा, यकीन मानिए अभिषेक जी, मोदी जी की पॉलिटिकल करेंसी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उनको खुद को यकीन नहीं होगा कि संदीप जी, मोदी जी वो करने के पहले तो रोहिणी कमीशन लाना चाहते हैं। वो भी सामाजिक न्याय उसका मकसद नहीं है। ये ओबीसी वर्ग एक बड़ा वोट बैंक बनकर भाजपा का विरोध न करे, उसके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई जा सके। इसके लिए कहा जा रहा है कि यूपी के पीडीए ने जो माहौल तैयार किया है चुनाव में, अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कभी भी लाई जा सकती है। अभिषेक जी, एक बिल्कुल आसान और मासूम सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लोकसभा के पहले क्यों नहीं जारी की गई चुनावों के? सब लोग मांग कर रहे थे। रोहिणी आयोग को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन क्यों दिए जाते रहे इतने सालों तक, जबकि रिपोर्ट तो तैयार थी? बेवजह के एक्सटेंशन बिल दे के बरसों निकाल दिए और लोकसभा चुनाव के पहले रिपोर्ट सब आ चुकी थी, जारी कर देते आप, लेकिन उन्होंने जारी नहीं की। इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। और मुझे अब ऐसा लगता है अब रोहिणी कमीशन का जो उपयोग नरेंद्र मोदी जी पहले सोचते रहे होंगे कि मैं कर लूंगा, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में मुझे अब नहीं लगता वो उसका उतना राजनीतिक लाभ ले पाएंगे। राजनीति बदल गई है उत्तर प्रदेश की, तो मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का फायदा। नहीं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्रीमी लेयर के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर चुका है, 9 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने स्वीकार किया है ओबीसी के मामले में। वही क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के मामले में भी लागू होता है। 8 लाख वाली सीमा सबके लिए बराबर है। अब सवाल उठता है कि आज की तारीख में
एक क्लर्क हो, एक सरकारी स्कूल का टीचर हो, मास्टर साहब हो, या एक क्लर्क टीचर या एक बैंक पीओ की सामान्य सी नौकरी करने वाले व्यक्ति को भी महीने का 70,000 रुपए कम से कम आ रहे हैं, कम से कम बिल्कुल 70,000 रुपए आ रहे हैं। तो 8 लाख की सीमा में तो सारे परिवार आ ही गए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल जीएसटी, बिल्कुल जो बिल्कुल। जीएसटी भर रहा है, एक दवा की दुकान जो चला रहा है, स्वाभाविक है वो भी टैक्स नेट में है, वो भी अपनी इनकम को छिपा नहीं सकता है, तो वो भी ओबीसी में होते हुए सामान्य वर्ग हो ही गया है। तो अब बिल्कुल इस बिल्कुल आरक्षण बिल्कुल। को लेकर के इतना बावेला मचता क्यों है? और राष्ट्रीय स्तर पर इस सेंसस को कराने में, वो जाति जनगणना को कराने में आखिर दिक्कतें क्या है? चुनावी हिंदुत्व का नारा देने वाले लोगों को सामाजिक विषमता को बनाए रखने में इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो अभिजात्य वर्ग भारत का रहा है कई सदियों से, और आजादी के बाद के 1950, 60, 70, 80 के दशकों में भी वो ये कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाया कि जो दबे कुचले थे, शहर की सीमा के बाहर जिनको रहने की व्यवस्था थी, सोसाइटी में आने के लिए जिनके लिए सीढ़ियां अलग होती थी, जिनको लिफ्ट यूज करने की परमिशन नहीं होती थी, जिनके लिए घर के बर्तन अलग रखे जाते थे जो नौकर अगर आते थे, तो ऐसे लोग अब हमारी बराबरी में आ जाएंगे। और अच्छा, ये जो विरोध जो बात वहीं से। आपने कही संदीप जी, जो बात आपने कही, मंडल कमीशन का गठन किसने किया? मोरारजी देसाई ने। वो डिप्टी कलेक्टर थे और वो एक अभिजात्य वर्ग से आते थे। मंडल कमीशन की सिफारिशों को, एक सिफारिश को इम्प्लीमेंट जी वीपी सिंह ने किया, एक को अर्जुन सिंह ने किया। ये जी, दोनों भी अभिजात्य देखिए वर्ग से आते थे, अपने अपने इलाके के एक रजवाड़े थे छोटे मोटे। तो सवाल अभिषेक ये जी। उठता है। जी, जी जी, प्लीज आप सवाल पूरा कर लीजिए। नहीं बस वही कह रहे हैं कि अभिजात हाँ वर्ग के ही एक तबके ने इस आरक्षण को और इस सामाजिक सच्चाई को, विषमता की स्थिति को तो सबसे ज्यादा समझा, उसी तबके से आने वाले लोगों ने। फिर उस तबके के बहुतायत के लोग, जिनकी शैक्षणिक रूप से कहा जाए तो मैं नहीं मानता कि वो बहुत ज्यादा साउंड होंगे इकोनॉमिकली, सॉरी एकेडमिकली, वो जी इस तरह के विरोध में क्यों उतर जाते हैं? उसमें तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी आपको मोरारजी देसाई या विश्वनाथ प्रताप, यहाँ तक कि काका कालेलकर, पहला कमीशन ओबीसी बिल्कुल वाला, बिल्कुल। ये लेकिन सब एलिट वर्ग से आने वाले लोग थे। जी, अब आपने तो इतिहास के इसका विरोध में क्यों आते हैं? जी, आपने इतने अच्छे रेफरेंसेस दे दिए हैं कि मेरा भी अब दिल मचल गया है थोड़ा इतिहास में डुबकी लगाने को। जी, देखिए, आप और मैं भी अभिजात्य वर्ग से ही आते हैं, हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जी, लेकिन हम सामाजिक न्याय की राजनीति को ठीक मानते हैं ना। जी, हम आरक्षण को गलत नहीं मानते हैं ना। हम्म, हम हमारी सोसाइटीज में, मेरी सोसाइटी में जो लिफ्ट थी, 5 साल पहले किसी सेक्रेटरी ने नोटिस लगा दिया कि ये लिफ्ट अब जो वर्कर्स आते हैं वो लोग यूज नहीं करेंगे। तो मैंने 5 दिन वहां पर एक वैचारिक लड़ाई लड़के सारी लिफ्ट सबके लिए फ्री करवाई। तो हम तो अभिजात्य वर्ग जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन हम ही जी, अपनी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, और इसमें कभी जीत जी, कभी हार मिलती है। जय जय ललिता कौन थी? ब्राह्मण थी ना। जी, लेकिन सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय का काम तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों के, द्रविड़ लोगों के अलावा जय जय ललिता ने किया था, इसीलिए उनको जी, पुरच्छित हरवी की उपाधि भी दी गई तमिल में। तो अभिजात्य वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन दुख यह है कि अभी भी जो सामाजिक चेतना होनी चाहिए, कि अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आखिरी भाषण में जो आखिरी चेतावनी दी थी वो सच साबित हो गई है। उन्होंने क्या चेतावनी दी थी? इंडिया इज एम्बार्किंग ऑन अ मिशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, वन मैन वन वोट। हिंदी में मैं करूंगा अनुवाद अभी। जी, बट वी आर येट टू इवन बिगिन ऑन द मिशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। कि भारत आज से राजनीतिक समानता तो दे चुका है, एक व्यक्ति एक वोट, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या अगड़ी जाति क्या शेड्यूल कास्ट, लेकिन सामाजिक समानता तो आएगी नहीं। ये कब आएगी? और अगर सामाजिक समानता हम नहीं ला पाए तो फ्रेटर्निटी नहीं आएगी। अगर फ्रेटर्निटी नहीं आई तो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं रहेगा। तो विदाउट इक्वालिटी देयर इज नो मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, विदाउट फ्रेटर्निटी देयर इज नो मीनिंग ऑफ लिबर्टी। तो जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं संविधान की उद्देशिका में, अंबेडकर जी ने उसी, तो उनकी वो चेतावनी सच साबित हो गई। अभिजात्य वर्ग का बहुसंख्यक हिस्सा अभी भी उस सामाजिक न्याय की चेतना से अछूता रह गया है। लेकिन बहुत कुछ बदल रहा है। आप देखें ना, आप बदल गए, मैं बदल गया, हम लोग आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, कि भाई ये मेरिट का जी, तर्क देके लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। समय बदलेगा। लेकिन मैं एक चीज और आपको यहां बता दूं
काका कालेलकर कमेटी की जब रिपोर्ट आई, नेहरू जी उसको तुरंत लागू कर सकते थे, लेकिन नेहरू जी ने उसको लागू नहीं किया। नेहरू जी ने 1001 बढ़िया काम इस देश के लिए किए और इस देश को वो बिल्कुल ठोस आधारशिला दी जिसपे आज एक वटवृक्ष खड़ा हो गया। लेकिन काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नेहरू जी ने लागू नहीं की, वो इंदिरा जी ने भी लागू नहीं की, क्योंकि उन्हें उस वक्त शायद ऐसा लगा होगा कि जाति का विमर्श अगर केंद्र बिंदु में आ गया तो देश पटरी से उतर जाएगा। मुझे लगता अगर ऐसा विचार आया था तो वो गलत था। जातिगत समांतर सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा एजेंडा होना चाहिए था, लेकिन ना वो नेहरू जी कर पाए ना इंदिरा जी, इसलिए बाद में वो काम जो है वीपी सिंह और बाद में अर्जुन सिंह साहब के खाते में गया, जो वो दोनों हीरो हैं आज ओबीसी के एक तरह से उदाहरक के रूप में। हालांकि वो तो दोनों के दोनों ठाकुर थे। तो अच्छे लोग रहे हैं, अच्छे लोग अच्छा काम करने वाले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम फिर से याद करें, जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी वीपी सिंह के द्वारा, अगले ही दिन संघ के ऑर्गेनाइजर में उसके बारे में क्या लिखा गया और उसके अगले ही बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा उससे 3 महीने पीछे ले जाता हूं। मार्च में जब बजट सत्र चल रहा था 1990 में, मधु दंडवते वित्त मंत्री थे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में वीपी सिंह से पूछ रहे थे कि आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात मैनिफेस्टो में कही है, कब लागू कर रहे हैं बताइए। ये बजट सत्र में भाजपा के लोग पूछ रहे थे। लेकिन ऑर्गेनाइजर और आरएसएस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे तो बहुत कड़वी टिप्पणियां, इतनी कड़वी कि मैं यहां बोलना भी पसंद नहीं करूंगा। और उसके ठीक अगले दिन लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी अयोध्या रथ यात्रा प्रारंभ कर दी और कमंडल राजनीति वर्सेस मंडल राजनीति का उस दिन शुरुआत हो गई। वो हमें आज भी याद है। तो इतिहास में पिछले 30 से 40 सालों में ये सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सारे थपेड़े खाके लिबरलाइजेशन का 30 साल का पूरा अनुभव लेके, मोदी जी के 10 साल का क्रोनी कैपिटलिज्म का पूरा लेखा जोखा देखकर, आईबीसी एनसीएलटी में 80-90% के हेयर कट से सेटलमेंट होती वाली सारी कहानियां सुनकर, एनपीए के राइट ऑफ्स और वेवर्स को देखने के बाद, कोविड के बाद बड़ी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखने के बाद, हम आज इस निर्णय पर, निष्कर्ष पर पूरी शिद्दत से पहुंच सकते हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति ही इस देश के भविष्य की राजनीति होगी। कोई उससे बच के भाग नहीं सकता। अगर उससे बचना, जी, और मैं एक मिनट कंक्लूड कर लूं, अगर उससे बचना था तो उसका एक रास्ता था। ये मैं उन अभिजात्य वर्ग के लोगों से बोल रहा हूं जो आरक्षण से नफरत करते हैं। अगर बचना था इस सबसे, तो पिछले 30 सालों में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की एक तरफा आंधी चली, समाज के हर वर्ग का आर्थिक उत्थान करवा देना था, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये मान लीजिए कि भारत में, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है मेरे नहीं, कास्ट रिमेन्स वन ऑफ द डेफिनेटिव इंडिकेटर्स ऑफ बैकवर्डनेस। जाति पहचान पिछड़ेपन का एक सबसे प्रोमिनेंट सूचक होता है। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने निर्णय में कह चुका है, हालांकि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, उसमें एसईबीसी लिखा है। तो चलिए आपका आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल संक्षेप में हम जवाब चाहेंगे कि क्या लगता है आपको अगला जो सेंसस होगा, वो चाहे अब नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहा जाता है कि वो इसलिए रोक के रखे हैं क्योंकि पिछला डिलिमिटेशन कमीशन साफ कहता है कि 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस के आधार पर अगला डिलिमिटेशन कमीशन गठित होगा। बिल्कुल, 26 के बाद तो 31 में, अगर 21 में हुई होती तो 31 में सेंसस होता, 31 में सेंसस होता तो उस आधार पर जो डिलिमिटेशन कमीशन बनता उसकी रिपोर्ट 32, 33, 34 या 35 आ जाती। अब मोदी जी चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में 26 खत्म होते होते 27 में करा दें और तत्काल डिलिमिटेशन कमीशन बना दे, नई संसद बनाए, 700-800 सीटें बना दे। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सेंसस में जाति आधारित या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की कोई व्यवस्था आपको उम्मीद लगती है कि होगी? मुझे तो उम्मीद है कि 26 के अंत तक कम से कम मोदी जी अपने एजेंडे के लिए नए सेंसस की घोषणा कर देंगे, अगर सत्ता में रहे। इतना प्यारा सवाल आपने अंत के लिए बचा के रखा था। बड़े समझदार एंकर हैं आप। अभिषेक जी, 2021 का सेंसस
जून 2024 तक मोदी जी ने करवाया। युद्ध होते थे उस समय भी सेंसस नहीं रुकता था, मोदी जी ने पीस टाइम में सेंसस रुकवा रखा है और देश 2011 के डेटा से चल रहा है। मतलब ये तो कोई दिव्य पुरुष का दिव्य चमत्कार ही करवा सकता था भैया। अब ऐसा क्यों हुआ, सेंसस क्यों नहीं हुआ? मेरे हिसाब से इसके 3 बड़े कारण हैं, जिनमें से 2 तो बड़े हैं ही। कोविड में मरने वालों की वास्तविक संख्या सामने आ जाती है। सरकार कहती है 5.5 लाख लोग मरे, मेरा अनुमान है 1.5 से 2 करोड़ की मौत हुई है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, आप मुझसे पूरी तरह डिसएग्री करें, ये मेरा अनुमान है। अगर वो सामने आएगा फिर वो कंपनसेशन वाले मामले सामने आएंगे, सरकार ने क्यों दबाया वो मामले, तो ये बहुत ट्रिकी है सरकार के लिए। तो वो चाहती है कि हमारी क्यूमुलेटिव मेमोरी पूरी फेड हो जाए कोविड की और उसके बाद कराऊं सेंसस, पहला। दूसरा, कास्ट सेंसस का मुद्दा सिर पे बैठा हुआ है जी। आप अगर सेंसस कराते हैं तो इमीडिएटली पूरा का पूरा इंडिया अलायंस आपको कास्ट सेंसस करने के लिए बाध्य कर देगा। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वर्ग के बड़े नेता हैं, इंटेलेक्चुअल से, उन्होंने कहा है बिना कास्ट सेंसस के अगर जनरल सेंसस किया तो डेटा ही नहीं देंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, आप कर लो सेंसस। तो मतलब मोदी जी उससे बच ही नहीं सकते। अभी तक उनकी नीति कास्ट सेंसस पे तय नहीं। मैंने इसीलिए 10 मिनट पहले आपके कार्यक्रम में आज ये कहा कि मोदी जी अगर चाहे तो आगे बढ़ के इसको गले लगा ले, कास्ट सेंसस को, सामाजिक न्याय की राजनीति को, तो उनका बहुत फायदा होगा। लेकिन आरएसएस उनको ये कभी करने नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं आरएसएस के मूल्य क्या है। ये आज का विषय हमारा है नहीं, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूं, उसके लिए 1 घंटा अलग समय चाहिए। तो मोदी जी अब करेंगे क्या? अब अगर सेंसस लाए और कास्ट सेंसस नहीं लाए तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप उसमें हिस्सा लेने से मना कर देंगे, बवाल हो जाएगा और इंडिया अलायंस के सारे आरोप सही हो जाएंगे कि ये तो चाहते ही नहीं सामाजिक न्याय हो, तो उससे तो बच नहीं सकते। अब आते हैं डिलिमिटेशन पे। आपने बिल्कुल सही कहा, 2026 वाली वो है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूं अभिषेक जी, मुझे एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले डिलिमिटेशन होगा, 800 सीटें होंगी, बीजेपी यूपी पूरा का पूरा एक तरफा ले जाएगी और 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा और बीजेपी एक तरफा जीतेगी। क्या लोकसभा चुनाव के बाद आज बीजेपी इन दोनों चीजों पर उसी तरह से 56 इंच का सीना ठोककर ये कहने की स्थिति में है कि हम यूपी एक तरफा जीत लेंगे, बिहार एक तरफा, महाराष्ट्र एक तरफा, बंगाल एक तरफा, तमिलनाडु में कुछ जीत लेंगे? उनको तो वहां दूसरों की बड़ी जीत होती दिखेगी अगर आपने डिलिमिटेशन किया। और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में अपने पत्ते ढंग से खेले तो वो 110 से 120 सीटें ले जा सकते हैं। क्या मोदी जी ये कभी चाहेंगे? और दूसरी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन में भी यही प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो ये जो 2 बड़े राजनीतिक ट्रम्प कार्ड मोदी जी चलने वाले थे, अगर मैं मोदी जी के शूज में होता आज, आई मीन हैड आई बीन इन हिज शूज, मेरे सामने तो ये दोनों अब एक नाइटमेयर बन के खड़े हो जाते कि यार ये बड़ी संसद मैंने बनवाई क्यों थी, और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की कोविड रिपोर्ट मैंने मुर्मू जी को सबमिट करवा। आप सोच के देखिएगा मैंने जो कहा है, लोकसभा चुनाव में जो बाजी पलटी, तो ये दोनों ट्रम्प कार्ड अब आपके लिए बहुत बड़ा गले का बोझ बन चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डिलिमिटेशन अब उतने जोश से ये कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में नतीजे इनकी अपेक्षा से बिल्कुल उल्टे आए हैं। और इसलिए आने वाले समय की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, परिसीमन की राजनीति, एक देश एक चुनाव की राजनीति अब इतनी रोचक होने जा रही है जिसका पहला ठंडे बस्ते में डाल देंगे। आप देखिए, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा ये लोग परिसीमन पे बात करना भी बंद कर दें, ये इलेक्शन पे और इन तमाम चीजों पे बोले कि नहीं अभी तो 15 साल, क्योंकि हम जानते हैं रातों रात कैसे एकदम से स्मार्टली अपना स्टैंड चेंज करते हैं। तो मजा आया, आपने सवाल पूछा और मैं ये इनपुट दे पाया। संदीप जी, जिस ढंग से आपने इस आरक्षण के मुद्दे को, जाति जनगणना के मुद्दे को एक तरह से सामाजिक विमर्श और सामाजिक रूप से जो विषमता है उस आधार से जोड़कर हमारे दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की और बहुत सारी भ्रांतियों को आपने अपनी तरफ से दूर करने की जो कोशिश की है वो वाकई काबिल तारीफ है।
वाकई इस देश में जिस तरह की सामाजिक विषमता है, उस सामाजिक विषमता के बीच जहां कदम कदम पर विषमता है, मंदिर से लेकर स्कूल तक विषमता है, और आज जिस प्रकार की निजी शिक्षा प्रणाली, प्राइवेट स्कूलों का चलन है, कितने पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों के बच्चे उस स्कूलों में जाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो जिस तरह की विषमता है, उस विषमता के बीच जाति जनगणना और उसके सामाजिक आर्थिक आधारों के साथ, उन आंकड़ों के साथ जाति जनगणना ये बेहद महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं सामान्य वर्गों के लिए भी ये फायदे का सूचक है, क्योंकि बिहार में अगर जाति गणना नहीं होती, आर्थिक गणना नहीं होती, सामाजिक गणना नहीं होती, तो बिहार में हर चौथा सामान्य परिवार, जनरल कैटेगरी का परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, ये कभी सामने नहीं आता। इस बात को जनरल कैटेगरी के लोगों को भी समझना होगा, और पूरे देश के लिए जाति जनगणना एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ जाति गणना को सबके सामने लाए। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संदीप मनुधने जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।